प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 11th बायोलॉजी की सीरीज में। हम लोग जीव जगत पहला चैप्टर की चर्चा कर रहे थे और उसमें जीव के लक्षण को देख रहे थे। चलिए हम आज जहां तक देखें उसके आगे अगले लक्षण को देखना प्रारंभ करें। तो प्यारे बच्चों, मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है। इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि मानव ही केवल एक ऐसा प्राणी है या जीव है इस धरती पे जो स्वयं से यानी कि जो स्वयं से परिचित है या अवगत है, यानी कि जो स्वयं से अवगत है, अपने बारे में जानता है, वो फीलिंग्स कर सकता है ना, उसके अंदर अनुभूति होती है, वह सोच सकता है, समझ सकता है, ठीक है, अर्थात उसके अंदर स्वचेतन है, उसके अंदर चेतना है। इसलिए यह चेतना ही यानी कि जो उसके अंदर फीलिंग्स करने की यह शक्ति है ना, या समझने की जो शक्ति है, उसके आधार पर, ठीक है, यह इसका एक अभिलक्षण है। ठीक है, किसका? मानव का, यानी कि जीव का। ठीक, जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। ठीक बात है। हम रोगी को अस्पताल में, यहां दे रखा है, हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे हुए देखते हैं। अब क्यों जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तो उसके विषय में और भी जानना हमें कठिन हो जाता है। तो कारण यह है कि यह हमें समझना है कि जैसे मान लीजिए कोई रोगी अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे हुए रखा हुआ है, जिसके हृदय तथा फुफ्फुस यानी कि जिसके हार्ट तथा लंग्स को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। मतलब यहाँ पे हमें समझना है कि वह स्वयं से यानी कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंग्स नहीं हो रही है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, बाहर से डॉक्टर उसको इंस्ट्रूमेंट लगा करके यानी कि कुछ मशीनें लगा करके उसके हार्ट को, उसके लंग्स को ठीक चालू रखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसे पता नहीं चलता, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है, मतलब उसके अंदर चेतना नहीं है। समझिए, रोगी का मस्तिष्क मृत सम होता है। माने इस अवस्था में जब उसके अंदर कोई चेतना नहीं है, या हम कह सकते हैं जब उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं हो रहा है कि वह बॉडी कैसे लेटा हुआ है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है, बाहर से उसके साथ डॉक्टर क्या क्या करता है, नर्सें क्या क्या कर रही हैं, कौन सी मशीनें उसके अंदर लगाया जा रहा है, उसे कोई जब अनुभूति नहीं होता है तो उसको हम कह सकते हैं कि रोगी का यहाँ मस्तिष्क मृतसम है, यानी कि उस समय डेड है। रोगी में स्वचेतना नहीं होती, यानी कि उस अवस्था में हम यह समझ ही सकते हैं कि उसके अंदर कोई भी स्वचेतना, कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? इसलिए यही कारण है कि जीव के विषय में जब हम चर्चा करते हैं और मानव जीव में, खासकर मानव में, तो हमें परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। यही रीजन है। ठीक है, उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान, पृथ्वी और जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती हैं, यानी कि जो भी क्रियाएं होती है ना, उस जीव के अंदर उसके आंतरिक प्रतिक्रियाओं के कारण होती है, माने उसके भीतरी प्रतिक्रियाओं के कारण होती हैं। उत्तकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं होती, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया, आपस में प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन, यानी कि आपस में क्रिया के कारण है। इसी प्रकार कोशिकीय अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थिर आणविक घटकों के कारण नहीं होती, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण है। तो प्यारे बच्चों, इसे हम समझ सकते हैं कि चूंकि जीवों की पहचान में एक विशिष्ट लक्षण यह होता है कि उसके अंदर, ठीक है, कुछ रासायनिक संगठन होते हैं। यानी कि रासायनिक संगठन का मतलब, रासायनिक संगठन का मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी जीव हैं, यानी कि प्रत्येक जीव जो इस धरा पे या पृथ्वी पर है, ठीक है, के अंदर एक निश्चित आकार और वह आमाप
होता है, यानी कि उसके अंदर, यानी कि जीव का प्राय एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, किसी भी जीव का जो इस धरती पे हैं उनका एक निश्चित आकार, यानी कि हम लोग साइज और शेप कह सकते हैं, होता है। इसके विपरीत जितने भी निर्जीव वस्तु होते हैं उसके अंदर इस तरह की कोई चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, ये पहले हमें जान लेना है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि रासायनिक संगठन, यानी कि जीवों के अंदर यह रासायनिक संगठन क्या होता है, तो इसको हमें यह समझना है कि सभी प्रकार के जीव, ठीक है, जो एक निश्चित आकार और आकृति में होते हैं, ठीक है ना, इनमें कार्बन, रासायनिक संगठन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस जैसे अनेक तत्व उस जीव को बनाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं वह जीव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस जैसे आदि अनेक तत्वों से निर्मित होता है। ठीक है, और यह जीव में तत्व, ये जो भी तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों के अंदर, अंगकों में स्थित जो आणविक घटक होते हैं, यानी कि ये सारे रासायनिक संगठक होते हैं, आपस में जब क्रिया करते हैं तो वह प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, फिर कह रहा उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति, यानी कि वह जीव अपना फोटोकॉपी, यानी कि स्वप्रतिकृति मतलब अपनी तरह की प्रतिकृति यानी आकृति का निर्माण करना, जो हम संतति के रूप में कह सकते हैं, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, जो बाह्य उद्दीपन, यानी उद्दीपन जो कि वातावरण में होने वाले किसी भी क्रिया के फलस्वरूप जीव में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसे उद्दीपन कहते हैं। तो वह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता होती है, यानी कि जीव के अंदर एक ऐसा लक्षण है जो वह स्वप्रतिकृति, अपनी तरह की संतति, यानी कि हम लोग फोटोकॉपी कह सकते हैं, अपनी प्रतिकृति कह सकते हैं। ठीक है, विकासशील तथा स्वनियमनकारी, ठीक है, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता रखता है। ठीक है, जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। चलिए ठीक है, वर्तमान भूत एवं भविष्य, यानी कि तीनों कालों की बात कर रहा है कि सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध है, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में ही होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसके आगे जीवों के लक्षण को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।